गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स। लॉकडाउन से पहले जब क्लासेस चल रहे थे तो बीडब्ल्यू में हमने एसी सर्किट्स के बेसिक्स देखे थे कि किस प्रकार एसी वोल्टेज जनरेट होता है पावर स्टेशन पे। मैंने डायनेमो का सिद्धांत भी पढ़ा दिया और इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट होता है, एसी वोल्टेज कैसे जनरेट होता है ये भी दिखा दिया था। इस प्रकार से एक वेव फॉर्म आ रही थी, आपने देखा था। तो इसमें आप देखिए, अब ये जो वोल्टेज है ये हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे यहाँ पे बैटरी अटैच होता था, उसी तरह एसी में इसका सिंबल इस प्रकार होता है। तो अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया, पॉजिटिव ऊपर होगा नेगेटिव नीचे होगा, ठीक है। यहाँ तो इसमें क्या होता है, पहले पॉजिटिव साइकिल होता है, दो साइकिल में होता है वोल्टेज, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ये साइकिल को पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं और ये नेगेटिव साइकिल। ये दोनों हाफ साइकिल हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक फुल साइकिल होता है, ठीक है। 0 से 2 पाई में फुल साइकिल होता है। ये देखो समय बढ़ते के साथ ये 0 से पाई तक पॉजिटिव वैल्यू रहता है, जो कि 0 से बढ़ता है समय भी बढ़ता है, 0 से बढ़ते हुए समय के साथ एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, फिर उसके बाद समय के साथ घटते घटते फिर से 0 हो जाता है। तो ये 0 से पाई तक का ये हाफ साइकिल हुआ। अब इसमें जो वोल्टेज या करंट, देखो जो करंट होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए वोल्टेज या करंट दोनों का, चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, अभी आपको आगे पता चलेगा आरएलसी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो रेजिस्टेंस के कारण करंट भी वोल्टेज के साथ ही बढ़ेगा और वोल्टेज के साथ ही घटेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस अभी आएगा आगे टर्म, वहाँ आप समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए 0 से पाई के बीच में ये देखिए, ये थोड़ा सा गलत है, ये पॉजिटिव ऊपर रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ मैं कर देता हूँ, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है। तब जो करंट है इस डायरेक्शन से फ्लो होना स्टार्ट होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बट उसका कांस्टेंट वैल्यू ना होके वो अल्टरनेट वैल्यू अटेन करेगी। जैसे कि सबसे पहले करंट एकदम ज़ीरो होगी, फिर धीरे धीरे ये मैक्सिमम वैल्यू तक अटेंड करेगी इसी डायरेक्शन में, फिर उसके बाद वो पाई समय आते आते ये इसी डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह का पोलैरिटी ये वोल्टेज सोर्स जो एसी वोल्टेज सोर्स है दिखाएगा, तब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है आपको, मतलब बी टू ए, पहले ए टू बी हो रहा था, अब बी टू ए होगा। और वैसे ही इस डायरेक्शन में भी 0 से मैक्सिमम जाएगा वैल्यू, 0 से ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा यहाँ पे, फिर मैक्सिमम से 0 इसी डायरेक्शन में, है ना। 0 से मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया, ये मैक्सिमम, इधर नेगेटिव वैल्यू है लेकिन मैक्सिमम में नेगेटिव, और यहाँ फिर 0 वैल्यू, फिर इसके बाद फिर ऐसी ग्राफ आगे बढ़ता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल होता है। इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो होता है उसका आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी, है ना। ये जो स्मॉल टी है ये इधर बना देते, यहाँ पे लिख देते हैं टी, है ना। ये टाइम वर्सेस वोल्टेज या करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो इसको ये वेवफॉर्म, ये सिनुसोइडल वेवफॉर्म है। तो इतना तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में जानेंगे, क्या है ग्राफ। तो वो बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, उसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का प्रवाह की मात्रा और दिशा समय के साथ बदलते रहती है। मतलब जो आवेश या मतलब करंट है, जो करंट था पहले डीसी था वो कांस्टेंट हुआ करता था। अभी इसमें क्या है कि जो
एसी करंट होती है उसमें करंट की दिशा और उसका वैल्यू है ना, उसका करंट का एक डायरेक्शन होता है और उसका एक वैल्यू होता है, दोनों समय के साथ चेंज होते रहती है। ठीक है, इसीलिए उसको अल्टर, अल्टर मतलब चेंज होना, तो बदलते रहती है, चेंज होते रहती है। तो ये उसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन ये है, एन एसी सर्किट द वैल्यू, किसी एसी सर्किट में क्या होता है, द वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करेंट एंड वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, तब अब कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जब किसी लूप या कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं, तब फ्लक्स चेंज होने के कारण एक ईएमएफ पैदा होता है जिसका मान ये है, V = V0। इसी को Vm भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, या V0, इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोलते हैं, डीसी वैल्यू, ये सॉरी डीसी वैल्यू ये नहीं रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं V0, है ना। ये साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दिख रहा है ओमेगा टी। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, जैसे आपको डायनेमो में दिखाया था उस प्रकार से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जब किसी लूप या कुंडली, लूप मतलब एक सर्कल बनाते हैं कंडक्टर का, उसको लूप बोलते हैं, या कुंडली है ना, वाइंडिंग को या टर्न को, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस प्रकार से था लूप हमारा, है ना। लूप याद आ रहा है आपको, जैसा भी है इसको बस आप यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन देख लो कि इस प्रकार से लिखते कि मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, जो घूमता था, उसका जो साफ्ट घूमता था वो ओमेगा स्पीड से अगर घूम रहा है तो उसमें उसके सिरों के मध्य, उस कुंडली के सिरों के मध्य एक ईएमएफ पैदा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। उसका वैल्यू जो है सिनुसोइडल होगा और उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, V = Vm या V0 साइन ओमेगा टी। इतना तो आता है समझ में आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग ये जो सिनुसोइडल वोल्टेज है, इसी में बहुत सारे वैल्यूज हैं। हमको क्या क्या मतलब एग्जाम में पूछते हैं या हमारे कोर्स में है कि इसमें इस सिनुसोइडल वोल्टेज में इसका पीक वैल्यू क्या होता है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये एग्जाम में आते हैं। तो उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हिंदी में, हिंदी वालों के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी सिनुसोइडल वोल्टेज। देखो, सिनुसोइडल वोल्टेज बोलूं या करंट बोलूं, अगर वो सिनुसोइडल है तो उसके लिए भी अप्लाई होगा, करंट के लिए भी अप्लाई होगा, वोल्टेज के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सिनुसोइडल के लिए, सिनुसोइडल समझ में आ रहा है, जो कि साइन वेव फॉर्म, साइन इस टाइप का वेव फॉर्म रखते हैं। ठीक है, एक कोस का भी वेव फॉर्म आता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है, वो भी सिनुसोइडल वोल्टेज ही कहलाता है। ठीक है, तो साइनोसोइडल या सिनुसोइडल बोल सकते हैं इसको, जिनका जैसा प्रोनाउंसिएशन हो से बोलते हैं। मैं साइनोसोइडल भी बोलता हूँ, सिनुसोइडल भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा ग्राफ जब आता है सिनुसोइडल वोल्टेज या करंट का, तो इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या है वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, जब भी आप किसी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, किसी क्षण पे, तो किसी क्षण पे, किसी इंस्टेंट पे आप कोई वैल्यू लिखेंगे, उसका वैल्यू जो होगा उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। जैसे कि कोई टाइम 3 सेकंड पे कोई आपको इस प्रकार से एक वेव फॉर्म दे दिया है, उसका फॉर्मूला इस प्रकार से दे दिया है। अब उसमें 3 सेकंड पे वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो टी के जगह बस 3 सेकंड आप लिख के निकाल सकते हैं। ओमेगा 2πf होता है, या 2π तो 2π है, और f क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 50 हर्ट्ज, तो वहां से
फ्रीक्वेंसी या तो आवर्तकाल टी अगर दिया हुआ है तो टी इक्वल टू 1/f होता है, तो वैसा भी निकल जाएगा। और यहाँ 3 सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू भी दिया रहेगा, तो v का इंस्टेंटेनियस वैल्यू 3 सेकेंड पे निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक टाइम पे उसका एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा, उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी क्षण पे मापे गए एसी करंट के मान, चाहे वह धारा के रूप में या वोल्टेज के रूप में हो, तो इसमें एसी का तात्क्षणिक मान कहते हैं। यह शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है। देखो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पाई पे टी इक्वल टू पाई रख दूं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 2 पाई रख दूं या 0 रख दूं, टी इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, ये सब में 0 हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब इसका वैल्यू टी का वैल्यू 0 टू पाई के बीच में होगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में होगा, नहीं ओमेगा टी का वैल्यू, सॉरी ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। 0 से पाई के बीच ये 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा। ठीक है, इसके आगे जब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जाएगा 3 पाई, सॉरी 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई के बीच में, 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा? जब ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी बोल रहा हूँ मतलब टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एफ। 2 पाई एफ मतलब ओमेगा, ये ओमेगा जो है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ समझ में आ रहा है आपको? 2 पाई एफ, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा 50 हर्ट्ज ही रहता है ना, 50 हर्ट्ज। तो ये हमारा, ये समझ में आ गया आपका कि ओमेगा टी से मेरा मतलब है, क्योंकि साइन के साथ वही वैल्यू है, ये पूरे साइन के साथ वैल्यू है। तो ये हमारा, जब ये ओमेगा टी टोटल का वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना। ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो तात्क्षणिक मतलब यहाँ पे कहीं मान रहेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना। यहाँ पे कोई इनके बीच में अगर यहाँ पे भी है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि इधर पॉजिटिव 0 इधर से नेगेटिव हो जाता है, 0 से ऊपर पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको ग्राफ? तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरा है शिखर मान या पीक वैल्यू। पीक वैल्यू समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। ये देखो, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, जहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आता है। और इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले में ये जो साइन के साथ लगा रहेगा या कॉस के साथ जो भी लगा रहेगा सामने वाला वैल्यू कांस्टेंट, वही रहेगा पीक वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होगा, और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ कांस्टेंट आएगा वो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा। तो बस आप इतना जान लो कि पीक वैल्यू ये है और नेगेटिव पीक वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो दोनों का मतलब वैल्यू मॉड्यूलस सेम रहेगा, बस ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दोनों का पीक वैल्यू जो है वो सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट है, एसी अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, अब इस एक पूर्ण चक्कर में धारा या वोल्टता का अधिकतम मान जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसे ही पीक वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद देखो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू आप समझ में आता है, एवरेज कैसे निकालते हैं? 2, 5 और 10, इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो 2, 5 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 और 10 15, 7 और 10 17 बटे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो इन 3 संख्या का एवरेज वैल्यू होगा। एवरेज समझ में आता है आपको किस प्रकार निकाल लेते हैं? तब इसमें एवरेज वैल्यू क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 0 से
पाई के बीच में इसके अनगिनत वैल्यूज हैं, है ना, हर एक इंस्टेंट पे वैल्यूज हैं। अब इनको जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे और पाई से डिवाइड करोगे, समझ में, इन सभी को जोड़ोगे और पाई से डिवाइड करोगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में उतने वैल्यू हैं उसके, ठीक है। तो ये तो आया यहाँ से यहाँ तक का, सेम एवरेज वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसका वैल्यू नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर 1 सेकंड पे निकल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आया उसका, 2 सेकंड पे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है। इसी तरह समय बढ़ते बढ़ते यहाँ से यहाँ तक में जितने भी इसके वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगे, और जितने बार वो आप लिए हैं, जैसे कि जितने संख्याओं को जोड़े हैं उससे उसका डिवाइड होगा। संख्या समझ में आ रहा है, जैसे 2, 5 और 10 हो सकता है, लेकिन वो उनकी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड हुआ। उसी तरह 0 से पाई के बीच में जितने भी टाइम आपने लिया है, कैलकुलेट किया है, उसको लेते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में बता रहा हूँ, ऐसे एकदम इजी से समझा रहा हूँ कि देखो कि जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं सेम एज इट इज नेगेटिव वैल्यू भी हैं। अगर 0 से 2 पाई तक सभी को जोड़ दूं, जितने पॉजिटिव वैल्यू जितने नेगेटिव वैल्यू, तो ये शून्य हो जाएगा। और शून्य को किसी चीज से, मतलब 0 को छोड़ के किसी भी चीज से भाग करो तो शून्य ही रहेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव वैल्यू, इसलिए किसी सिनुसॉइडल का एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण साइकिल, देखो ये पूर्ण साइकिल है 2 पाई, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू शून्य होता है, या तो करंट हो या तो वोल्टेज हो, एक कंप्लीट साइकिल में उसका वैल्यू शून्य होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसका जब भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एक हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, जो 0 से पाई के बीच, जो 0 से पाई के बीच का वैल्यू हुआ या पाई से 2 पाई के बीच का वैल्यू हुआ, लेकिन इसका ये नेगेटिव आएगा, उसको मॉड करके इसका बस केवल पॉजिटिव जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो सेम वैल्यू दोनों का आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ये नेगेटिव वैल्यू रहेगा। इसी तरह तो आप बस 0 से पाई के बीच का निकालते हैं, ये बस आप ध्यान दीजिए। तो वो वैल्यू आता कितना है वो बता रहा हूँ, उसका वैल्यू आता है ये आई एवरेज हाफ में, क्योंकि देखो आधे चक्कर में, हाफ साइकिल में धनात्मक दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में अधिकतम मान तक पहुंचकर फिर शून्य हो जाती है। 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम वैल्यू जाती है कोई भी करंट या वोल्टेज, तो उसके बाद फिर शून्य हो जाती है। फिर आधे चक्कर में ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान, मतलब हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचकर फिर से शून्य हो जाती है। तो एक पूर्ण चक्कर में, पूरे कंप्लीट साइकिल में जो एसी का एवरेज वैल्यू है, औसत मान्य है, वो शून्य होगा, क्योंकि जितना मान पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अब उसको हम लोग केवल हाफ साइकिल के लिए जब निकालते हैं तो ये वैल्यू आता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आई एवरेज, ए वी का मतलब एवरेज है, आई एवरेज इक्वल टू 2 बाई पाई आई मैक्स। ये हमेशा ये वैल्यू कम से कम याद रहे, ये भले याद ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेटर से निकल जाएगा 0.637 आई मैक्स। ये आई मैक्स क्या है, आई मैक्स आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू, इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू, जो ये यहाँ साइन के सामने का जो वैल्यू होता है वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका, तो आई मैक्स के साथ हम लोग लगा देते हैं ये 2 बाई पाई आई मैक्स। अब इसको यहाँ पे देखो कि एवरेज वैल्यू, अब आता है एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब जैसे कि हमने देखा कि एसी में पूर्ण चक्कर का औसत मान ज्ञात करने पर शून्य प्राप्त होता है, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू शून्य होता है। लेकिन अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो हीट लॉस तो होता ही है, अगर आप करंट का डायरेक्शन भले चेंज हो, हीट लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी उसमें खपत हो रही है, एनर्जी जो है खपत हो रही है, इसलिए हीट लॉस हो रहा है,
ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस में हो, चाहे चाहे वो हमारा सबसे रेजिस्टेंस का सबसे इजी सा एग्जांपल है जो बल्ब आता है, जो येलो लाइट जलता है, वो बल्ब, वो एकदम प्योर रेजिस्टिव लोड होता है। अब उस रेजिस्टेंस में आप जब भी एसी ही सप्लाई करते हैं, एसी जैसे सप्लाई करते हैं तो वो ग्लो करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ग्लो करके बुझ जाता है, ऐसा नहीं है, है ना, वो जलता ही है और हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता ही है, भले एक साइकिल में एवरेज वैल्यू भले शून्य हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो हो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन से हो, कोई भी डायरेक्शन से फ्लो हो, लेकिन वो ग्लो करते ही रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कंसेप्ट लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने पॉजिटिव, ये जैसे पॉजिटिव तो है, इनको क्या किया, जितने भी वैल्यू लिए, मतलब 0 से पाई के 10 वैल्यू ले लिए मान के चलो, तो 10 वैल्यू होंगे, 10 वैल्यू को स्क्वायर करिए, ठीक है, अब उनको जोड़िए, अभी स्क्वायर कीजिए, बस स्क्वायर करके रखिए। अब ये नेगेटिव वाले जितने हैं इसमें भी 10 वैल्यू लीजिए, 10 यहाँ ले रहे हैं, 10 यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब इन दोनों वैल्यू को, दोनों यहाँ नेगेटिव जो भी वैल्यू है इन्हीं के बराबर ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच ले रहा हूँ, तो यहाँ पाई से 1 के बीच में यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, बस ये पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे वो नेगेटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव भी क्या होगा, जैसे ही मैं स्क्वायर किया तो नेगेटिव साइन हट जाएगा और केवल वहाँ पे स्क्वायर वाला वैल्यू रह जाएगा। तो इधर पॉजिटिव के 10, नेगेटिव के 10, दोनों को वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो वो 0 नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर करके जोड़ूंगा और उनका एवरेज ले लूंगा। एवरेज कितना, 20 से डिवाइड करूंगा, जिससे 10 10 20 टोटल हो जाएंगे, टोटल का डिवाइड कर दूंगा 20। अब इस वैल्यू को अंडर रूट ले लूंगा, तो यही वैल्यू कहलाता है रूट मीन स्क्वायर। क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब वर्ग माध्य मूल। पहले वर्ग किया, फिर माध्य निकाला, फिर मूल निकाला, मतलब रूट, अंडर रूट किया, तो ये वर्ग माध्य मूल्य कहलाता है। तो एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत स्क्वायर के एवरेज के रूट को ही धारा का वर्ग माध्य मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है, बस वो याद रख लो, आई आर एम एस, इसको आर एम एस वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर आर एम एस है, तो आर एम एस ये आ गया। तो आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू है, बाई रूट 2। यहाँ देखो आई आर एम एस भी है, वी आर एम एस भी ऐसे ही निकलेगा, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स, यहाँ वी आ जाएगा, वी मैक्स बाई रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू याद रखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/√2 का वैल्यू 0.707 रहता है। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो ये आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आप ये वैल्यू जो है आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो लास्ट अब बच गया हमारा, अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो हमने 3 पढ़ा, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो है, उसको यहाँ पे इकट्ठे कर दिया। अब देखो ए, यहाँ ए से डिनोट कर रहा है, क्योंकि वो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, कोई भी सिनुसोइडल वोल्टेज है या करंट है, कोई भी सिनुसोइडल क्वांटिटी है, उसको ए से बता रहा है, जो ए से इसको डिनोट कर रहा है। वो आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है ना, वी मैक्स या आई मैक्स, ठीक है। आई मैक्स लिखो, आई केवल एम लिखो तो भी वो मैक्सिमम वैल्यू जैसे डिनोट होता है। तो जैसे लिखेंगे आगे हम तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ए से या आप वी से कर सकते हो, ठीक है, जब भी ये ग्राफ बनाओगे तो वी से दिखा सकते हो। अब देखो क्या होता है, ये ग्राफ, ये सिनुसोइडल ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ये ए की जगह बस वी करके समझ जाना है, या ए भी लिखोगे तो भी सही है। 0 ये एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बता रहा है कि इस और पॉजिटिव है, इस और नेगेटिव है, इसीलिए ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। अब एम्पलीट्यूड मतलब उसका वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है।
अब देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 बता रहा है, चूंकि उसके साथ कोई भी ए इक्वल टू साइन उधर ओमेगा टी लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने से, तो ए, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ आ जाएगा। ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं नहीं लिखा हूँ, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ संख्या रखता, जैसे बी रखता, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बी रहता, और मिनिमम वैल्यू माइनस बी रहता है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे समझ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका आरएमएस वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू से, देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू से 0.707 गुना है मैक्सिमम वैल्यू का जो आरएमएस वैल्यू है, तो वही लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू से 0.707 1 भी आता है, तो हम लोग बस दशमलव के 3 अंक तक देख रहे हैं, तो 707 तक रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से इतना का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी सिनुसोइडल वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद एक और वैल्यू है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखो क्या था, 0.637। इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, 2 को पाई से भाग करोगे, ये पाई है, तो 0.637 आएगा, जो कि यहाँ पे देखो 4 अंकों में इस प्रकार आएगा। अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 67 हो जाएगा, तो 0.637 हो जाएगा। 65 को 7 कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। तो देखो एवरेज वैल्यू जो है केवल हाफ, ये भी ध्यान रखो थोड़ा सा, एवरेज वैल्यू केवल हाफ साइकिल के लिए ही है निकाले हैं हम, जबकि आरएमएस वैल्यू पूरे के पूरे फुल साइकिल के लिए निकाले हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। वो कोई पूछता नहीं है, बस ऐसे निकलता है, ये बात आप बस जानिए कि एवरेज वैल्यू का जो वैल्यू है, देखो ये 70, देखो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 70% हुआ, मैक्सिमम वैल्यू का 70%, 70.7% हो जाएगा, ठीक है। और ये 63, तो ये थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा कम, यहाँ लिखा भी है देखो 70.7%, और ये 63% मैक्सिमम वैल्यू का। ये यहाँ 100% तक, ये 70, ये 63, कुछ से नीचे आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में आ गया होगा, कभी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर ऐसा छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए तो, ठीक है। ये आते नहीं है, केवल इनके क्या होते हैं, इनका परिभाषा ही आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये आपको सब, ये वैल्यू आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। अब लास्ट इसमें, आज के वीडियो का लास्ट है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये बस एक रेशियो होता है किसके किसके बीच में, तो आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। आप हमेशा याद रखिए आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, आरएमएस बाय एवरेज को ही फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, जिसको रूप गुणांक बोलते हैं हिंदी में। आप फॉर्म फैक्टर से एफ से याद कर सकते हैं, एफ इक्वल टू वी आरएमएस वी एवरेज, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कोई भी हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, अगर वो सिनुसोइडल है तो उसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, वी आरएमएस वी एवरेज। देखो ये फॉर्म फैक्टर को हम लोग एक बार ट्रांसफार्मर में यूज़ करके उसका ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं, एक जगह आएगा। अभी जब मैंने कराया था पिछले क्लासों में ईएमएफ इक्वेशन, उसमें फॉर्म फैक्टर का यूज़ नहीं था, लेकिन एक और तरीका है जिससे ईएमएफ इक्वेशन निकलता है, वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आपको जो इजी लगे आप वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्म फैक्टर। अब जब ये फॉर्म फैक्टर है तो हमेशा याद रखिए कि आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। अब देखो आरएमएस क्या आता था, वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 आता था, ठीक है।
अब ये वी एवरेज क्या आता था, वी एवरेज इक्वल टू 2/पाई इंटू वी मैक्स आता था, है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे देखो डिवीजन हो रहा है, तो जब ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो पाई से गुणा हुआ, 2 नीचे आया, पाई/2 हो गया, वी मैक्स हो गया, है ना। वी मैक्स ये 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन नीचे में है ना, ध्यान देंगे नीचे में है, पाई बस ऊपर में। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार वी मैक्स कट जाएगा, के नीचे में है ना। तो इसको करके देखना, तो ऐसा आएगा 2 पाई/2√2 आएगा, पाई/2√2। इसको जब कैलकुलेटर से करोगे तो ये वैल्यू आएगा के एफ से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, इसको एफ से भी बोल सकते हैं, एफ। तो ये 1.11 होता है, हमेशा याद रखना किसी सिनुसॉइडल वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। बस इतना भी याद रखोगे तो चलेगा आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1.11, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गुड डे, थैंक यू।